की रचना देखेंगे। नमक, नमक से क्या अभिप्राय है? नमक से क्या अभिप्राय है? नमक के बारे में बताइए। क्या चीज होती है नमक? हैं? नमक क्या चीज होती है? कुछ कहावत भी है, नमक हलाल नमक हराम, ऐसे कह करके। तो नमक क्या है? तो पूरा स्वाद ही है। ठीक है, नमक अगर नहीं है सब्जी में तो स्वाद समाप्त हो जाता है। ठीक है, और नमक से ही क्या बनता है? रक्त बनता है। ठीक है, मैंने उसका नमक खाया है बोलते हैं, एक कहावत। ठीक है, समझ में आया? और मैं उसके साथ में ऐसा गद्दारी कैसे कर सकता हूँ बोलते हैं, मुझे उसका नमक का कर्ज चुकाना है बोलते हैं। तो नमक से अभिप्राय परवरिश से हो जाता है। ठीक है, नमक का अभिप्राय किससे हो जाता है? परवरिश से हो जाता है। तो आज देखेंगे हम रजिया सज्जाद जहीर की रचना नमक। तो इससे पहले हम रजिया सज्जाद जहीर के बारे में कुछ जानकारी एकत्रित कर लेते हैं। जन्म 15 फरवरी सन 1917 अजमेर राजस्थान में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जर्द गुलाब, उर्दू में लिखी हुई कुछ कहानी संग्रह हैं ये सब। सम्मान इनको सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकादमी उत्तर प्रदेश, अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड आदि सम्मान से उनको नवाजा गया है। निधन 18 दिसंबर सन 1979 को हुआ। हमारे दृढ़ संकल्प ही हमारी ताकत है, हमारा लिखना ही हमें जिंदा रखता है। ये कुछ पंक्तियां हैं जो उनकी रचनाओं से ली गई है। रजिया सज्जाद जहीर मूलतः उर्दू की कथाकार हैं। उर्दू की क्या है? लेखिका हैं, कहानी लेखिका हैं। उन्होंने बीए तक की शिक्षा घर पर ही रहकर प्राप्त की। विवाह के बाद उन्होंने इलाहाबाद से उर्दू में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1947 में वे अजमेर से लखनऊ आई और वहां करामत हुसैन गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाने लगी। सन 1965 में उनकी नियुक्ति सोवियत सूचना विभाग में हुई। आधुनिक उर्दू कथा साहित्य में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने कहानी और उपन्यास दोनों लिखे हैं। उर्दू में बाल साहित्य की रचना भी की है। जैसे हमारे हिंदी भाषा में बाल साहित्य है, ऐसे उर्दू भाषा में भी बाल साहित्य है और उसकी रचना इन्होंने की है। मौलिक सर्जन के साथ साथ उन्होंने कई अन्य भाषाओं से उर्दू में कुछ पुस्तकों के अनुवाद भी किए। मौलिक सर्जन माने स्वयं तो सृजन किए ही हैं, कुछ रचनाओं का सृजन स्वयं के द्वारा हुआ ही है, कुछ सृजन हुए पुस्तकों का उन्होंने अनुवाद भी अपनी उर्दू भाषा में किया है। रजिया जी की भाषा सहज, सरल और मुहावरेदार है। उनकी कुछ कहानियां देवनागरी में भी लिप्यांतरित हो चुकी हैं। देवनागरी लिपि जो है उस लिपि में भी कुछ कहानियां लिखी गई है। वैसे तो ये उर्दू में लिखती हैं और उसको देवनागरी लिपि में लिप्यांतरित कर दिया गया है। रजिया सज्जाद जहीर की कहानियों में सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता और आधुनिक संदर्भों में बदलते हुए पारिवारिक मूल्यों को उभारने का सफल प्रयास मिलता है। जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे हम आधुनिक होते जा रहे हैं, तो ये जो पारिवारिक मूल्य हैं घटते जा रहे हैं। परिवार के प्रति हमारी क्या अवधारणा है, हमारा क्या औचित्य है, ये सब समाप्त होते जा रहे हैं। तो पारिवारिक मूल्यों को उभारने का इन्होंने सफल प्रयास किया है। सामाजिक यथार्थ और मानवीय गुणों का सहज सामंजस्य। सामाजिक यथार्थ, वर्तमान में जो समाज है उसकी वास्तविकता को तो प्रकट किया ही है। सामाजिक यथार्थ रहने के बावजूद भी मानवीय गुण कैसे होने चाहिए उनके बारे में भी उन्होंने एक सामंजस्य स्थापित किया है। रजिया सज्जाद जहीर की नमक शीर्षक कहानी भारत पाक विभाजन के बाद सरहदों के दोनों तरफ के विस्थापित पुनर्वासित जनों के दिलों को टटोलती एक मार्मिक कहानी है। भारत और पाकिस्तान जो एक देश था वो क्या हुआ, किसी कुत्सित मानसिकता के कारण, किसी
लोगों की सोची समझी रणनीति के कारण टूट गया, दो भागों में विखंडित हो गया। उसके बाद लोग अलग अलग जगहों पर रहने लगे, उनका क्या कहते हैं सरहद का विभाजन हो गया, सीमा का विभाजन हो गया, अलग अलग जगहों पर विस्थापित भी हो गए। उसके बावजूद भी उन लोगों के दिलों में क्या है, कुछ हिंदुस्तान में रहने वाले पाकिस्तान में जाकर के बस गए, कुछ पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुस्तान में आकर के बस गए। बसे तो हिंदुस्तान में हैं, लेकिन उनके हृदय में क्या चल रहा है, वो वर्तमान में हिंदुस्तान में ही है या अपने देश में है, अपने देश के प्रति उनके हृदय में क्या श्रद्धा है। इन सभी बातों को टटोलती हुई एक मार्मिक कहानी है नमक। दिलों को टटोलने की इस कोशिश में अपने पराए देश परदेश की कई प्रचलित धारणाओं पर सवाल खड़े किए गए हैं। विस्थापित होकर आई सिख बीवी आज भी लाहौर को ही अपना वतन मानती है और सौगात के तौर पर वहां का नमक लाने की फरमाइश करती है। कस्टम अधिकारी नमक ले जाने की इजाजत देते हुए जिसे ले जाना गैर कानूनी है, दिल्ली को अपना वतन बताता है। इसी तरह भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्त का कहना है, मेरा वतन ढाका है। राष्ट्र राज्यों की नई सीमा रेखाएं खींची जा चुकी हैं और मजहबी आधार पर लोग इन रेखाओं के इधर उधर अपनी जगहें मुकर्रर कर चुके हैं। इसके बावजूद जमीन पर खींची गई रेखाएं उनके अंतर्मन तक नहीं पहुंच पाई हैं। राजनीतिक यथार्थ के स्तर पर उनके वतन की पहचान बदल चुकी है। अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो उनका अलग अलग वतन हो गया है, किंतु यह उनका हार्दिक यथार्थ नहीं बन पाया है। एक अनचाही अप्रीतिकर बाहरी बाध्यता ने उन्हें अपने अपने जन्म स्थानों से विस्थापित तो कर दिया है, पर वह उनके दिलों पर कब्जा न कर पाई है। नमक जैसी छोटी सी चीज का सफर पहचान के इस हार्दिक पहलू को परत दर परत उखाड़ देता है। यह हार्दिक पहलू जब तक सरहद के आर पार जीवित है, तब तक यह उम्मीद की जा सकती है कि राजनीतिक सरहदें एक दिन बेमानी हो जाएंगी। लाहौर के कस्टम अधिकारी का यह कथन बहुत सारगर्भित है। उनको यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। इसे पढ़ते हुए एक सवाल हमारे मन में जरूर उठ सकता है, क्या धर्म मजहब के आधार पर नई सरहदों के आर पार फेंक दिए गए लोगों की वह पीढ़ी जिनके दिलों में अपनी जन्म स्थली के प्रति गहरा लगाव है, कि खत्म हो जाने पर रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाने की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी? क्या नई पीढ़ी के आने पर भी यह उम्मीद बनी रहेगी? तो अभी हम नमक पाठ का केंद्रीय भाव देख रहे थे, आइए पाठ को थोड़ा सा देख लेते हैं। उन सिख बीबी को देखकर सफिया हैरान रह गई थी। जिस कदर वह उसकी माँ से मिलती थी, वही भारी भरकम जिस्म, छोटी छोटी चमकदार आंखें जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहमदिली की रोशनी जगमगाया करती थी। चेहरा जैसे कोई खुली हुई किताब, वैसा ही सफेद बारीक मलमल का दुपट्टा जैसा उसकी अम्मा मुहर्रम में ओढ़ा करती थी। उन सिख बीबी को देखकर सफिया हैरान रह गई थी। ये सफिया कौन है और क्यों हैरान रह गई थी उस सिख बीबी को देख करके? सिख बीबी माने एक सिख स्त्री है, सिख धर्म का पालन करने वाली एक स्त्री है, जिसको देख करके सफिया हैरान रह जाती है। सफिया कौन है? तो सफिया एक मुसलमान है। फिर सिख बीबी को देख करके वो हैरान क्यों रह गई? उन सिख बीबी को देखकर सफिया हैरान रह गई थी, किस कदर उसकी माँ से मिलती थी। क्यों हैरान हो गई थी? क्योंकि वह उसकी माँ से हूबहू मेल खाती थी। वही भारी भरकम जिस्म, जिस्म मतलब बदन, उनका जो शरीर था वैसे ही भारी भरकम था जैसे सफिया की माँ की थी। छोटी छोटी चमकदार आंखें जिनमें नेकी, नेकी मतलब ईमानदारी, मोहब्बत, प्रेम, रहमदिली, दयालुता, दया की भावना की रोशनी जगमगाया करती थी।
चेहरा जैसे कोई खुली किताब हो, चेहरा जैसे कोई खुली किताब हो। खुली किताब मतलब किसी को देख करके अनुमान लगाना सहज हो जाता हो, किसी को देख करके ये भ्रम न हो कि ये व्यक्ति जैसा दिखता है वैसा है या नहीं है, उसको खुली किताब बोलते हैं। खुली किताब का मतलब ये हुआ कि जो जैसा दिखता है वो वैसा है भी। वैसा ही सफेद बारीक मलमल का दुपट्टा, जैसे सफिया की माँ मलमल का बारीक दुपट्टा ओढ़ती है वैसे ये भी ओढ़ी हुई है। उसकी अम्मा मुहर्रम में उड़ा करती थी। जब सफिया ने कई बार उनकी तरफ मोहब्बत से देखा तो उन्होंने भी उनके बारे में घर की बहू से पूछा। जब सफिया बार बार उस पर निगाहें डाल रही थी तो उस स्त्री को भी कुछ संदेह हुआ होगा और उसने अपने बहू से पूछा। उन्हें बताया गया कि ये मुसलमान है। बहू से क्या जानकारी मिली? उसको जानकारी मिली कि ये मुसलमान है। कल ही सुबह लाहौर जा रही है अपने भाइयों से मिलने, जिन्हें उन्होंने कई साल से नहीं देखा। लाहौर का नाम सुनकर वे उठकर सफिया के पास आ बैठे। वह जो सिख बीवी थी, जैसे ही लाहौर का नाम सुनी वो उठ करके खड़ी हो गई और सफिया के पास आकर के बैठ गई और उसे बताने लगी कि उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है, वहाँ के लोग कैसे खूबसूरत होते हैं, उम्दा। उम्दा मतलब श्रेष्ठ या अच्छा कह सकते हैं। उम्दा खाने और नफीस कपड़ों के शौकीन, नफीस कपड़ों के, अच्छे कपड़ों के शौकीन भी होते हैं। ठीक है। सैर सपाटे के रसिया, भ्रमण करने के क्या होते हैं? शौकीन होते हैं। जिंदा दिली की तस्वीर, जिंदा दिली मतलब जागृत प्रतिमूर्ति होते हैं, जागृत इंसानों की मूर्ति होते हैं। कीर्तन होता रहा, वे आहिस्ता आहिस्ता बातें करते रहे। क्या हो रहा था? कीर्तन हो रहा था। सिख लोग कीर्तन करते हैं। वह गई थी और कीर्तन चल रहा था और सफिया और वह सिख बीवी दोनों आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रही थी? आपस में बातें कर रही थी। सफिया ने दो एक बार बीच में पूछा भी, माता जी आपको तो यहाँ आए बहुत साल हो गए होंगे। हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना था तभी आए थे। वैसे तो अब यहाँ भी हमारी कोठी बन गई है, बिजनेस है, सब ठीक ही है, पर लाहौर बहुत याद आता है। हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। सफिया और उस सिख बीवी के बीच में जब बातें होती है तो सफिया को पता चलता है कि वह कई वर्ष हो गए यहाँ रहे। जिस समय देश का विभाजन हुआ उसी समय से ये लोग रह रहे हैं, यहाँ उनकी कोठी बनी है, बिजनेस भी करते हैं, फिर भी वो लाहौर को भुला नहीं पा रहे हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपना जन्मस्थल ही भूल नहीं पाता, चाहे वो कुछ भी हो। हमारे हिंदी में कहावत भी है कि जन्म देने वाली माता से भी पालने वाली माता या धरती माता जो होती है, क्या होती है? स्वर्ग से भी बढ़ करके होती है। तो यही बात लागू होता है सब पर। और वह सिख बीवी भी यही कहती है कि हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दुधिया आंचल में समा जाते। पलकों से सितारे मतलब कुछ आंसू आंखों से निकल करके बह करके क्या हो जाते हैं? उनके आंचल में समा जाते हैं, गिर जाते हैं। बात आगे बढ़ती मगर घूम फिर कर फिर उसी जगह आ जाती। साड़ा लाहौर, साड़ा मतलब पंजाबी में कहा गया है सारा लाहौर। कीर्तन कोई 11 बजे खत्म हुआ। जब वे प्रसाद हाथ में लिए उठने लगी और सफिया के सलाम के जवाब में दुआएं देती हुई रुखसत होने लगी, तब सफिया ने धीमे से पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात, सौगात मतलब उपहार, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए, मुझे आदेश दीजिए। सफिया जाते जाते उस सिख बीवी से पूछ लेती है कि कल तो मैं लाहौर जाऊंगी, अगर आपको वहाँ की कोई चीज़ें मंगानी है तो मुझे आदेश दे दीजिए। वे दरवाजे से लगी खड़ी थी, हिचकिचा कर बहुत ही आहिस्ता से बोली, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना। थोड़ा सा लाहौरी नमक अर्थात लाहौर का थोड़ा सा नमक ला देना अगर लाना ही है तो। सिख बीबी ने अपनी इच्छा जाहिर की। 15 दिन यूं गुजरे कि पता ही नहीं चला।
जिम खाना की सामे, जिम खाना मतलब वो जो कसरत करते हैं वहाँ की जो सामे, दोस्तों की मोहब्बत, दोस्तों के बीच में जो प्रेम होता है, स्नेह होता है, वो सारी बातें, भाइयों की खातिरदारियाँ, भाइयों के द्वारा उनका जो आव भगत हो रहा है, उनका बस न चलता था कि बिछड़ी हुई परदेसी बहन के लिए क्या कुछ न कर दें। सफिया जब अपने देश को गई तो उनके भाइयों के द्वारा इतना आव भगत किया गया, उनकी इतनी खातिरदारी की गई, उनका तो बस नहीं चलता था, उनका नियंत्रण ही नहीं था। नहीं तो बिछड़ी हुई जो परदेसी बहन है उसके लिए और भी बहुत कुछ करती। दोस्तों, अजीजों, अजीजों मतलब स्वयं के चाहने वालों की यह हालत कि कोई कुछ लिए आ रहा है, कोई कुछ कहाँ रखें, कैसे पैक करें, क्यों कर ले जाएं, क्यों कर ले जाएं मतलब कैसे ले जाएं, एक समस्या थी। एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं को ले जाना बड़ी दिक्कतें आती है, क्योंकि सरहद में इन सारी चीज़ों का क्या होता है, जांच होता है। सबसे बड़ी समस्या थी बादामी कागज की एक पुड़िया थी। मैंने सफिया के पास बहुत सारी वस्तुएं हो गई थी, उनके अजीजों के द्वारा, उनके दोस्तों के द्वारा, उनके भाइयों के द्वारा जो सामान लाया गया था। और सबसे बड़ी समस्या तो एक थी बादामी कागज की पुड़िया, माने बादाम रंग की एक कागज की पुड़िया, उसमें रखी क्या गई थी, जिसमें कोई सेर भर लाहौरी नमक था। कोई सेर भर क्या होगा उसमें, लाहौरी नमक, लाहौर का नमक, जो सिख बीबी ने लाने के लिए कहा था। सफिया का भाई एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर था, उसने सोचा कि वह ठीक राय दे सकेगा, चुपके से पूछने लगी, क्यों भैया नमक ले जा सकते हैं? वह हैरान होकर बोला, नमक? नमक तो नहीं ले जा सकते, गैर कानूनी है। और नमक का आप क्या करेंगी? आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज्यादा नमक आया है। सफिया अपने भाई से पूछती है कि वो सही सलाह दे सकेगा कि नमक लेना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। उधर उसका भाई चौंक जाता है, हैरान हो जाता है। वो कहता है कि जब विभाजन हुआ तो आपके हिस्से तो ज्यादा नमक आया है। तो यहाँ पर बात हिस्से की जब आती है तो सफिया झुंझला जाती है, वह झुंझला गई। मैं हिस्से बखरे की बात नहीं कर रही हूँ, आया होगा, मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है। सफिया कहती है, मेरी माँ ने यही मंगवाया है। भाई की समझ में कुछ नहीं आया, भाई की समझ में कुछ नहीं आया जब उसकी बहन ने ये कहा कि मेरी माँ ने ये मंगवाया है। माँ का क्यों जिक्र था, वे तो बंटवारे से पहले ही मर चुकी थी। भाई समझ नहीं पाया कि माँ का नाम सफिया के मुंह से कैसे आया, क्योंकि वो जिस समय विभाजन हुआ देश का उसी समय वो मर चुकी थी। फिर मेरी माँ ने यही मंगवाया है, ऐसा क्यों कहती है? और माँ एक ऐसा रिश्ता होता है जिस पर किसी का बंधन नहीं होता। अन्य रिश्ते हो सकते हैं बंधे बंधाए लिख पर चले, लेकिन माँ तो किसी की भी माँ ही होती है। जरा नरमी से समझाने के अंदाज में बोला, देखिए बाजी, आपको कस्टम से गुजरना है और अगर एक भी चीज ऐसी वैसी निकल आई तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले। कानून जो उसका भाई आगे कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन बात बीच में ही अटक गया। वो अपने बहन को समझा रहा था। वह बिगड़कर बोली, निकल आने का क्या मतलब है? मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के ले जाऊंगी? मैं तो दिखा के जता के ले जाऊंगी। मतलब साफ बात सफिया ने कह दिया कि मैं कोई चोर नहीं हूं और नमक जैसे चीज को मैं चुरा करके ले जाने वाली हूं। जाने से पहले मैं क्या करूंगी, उनको अच्छी तरह से दिखा लूंगी, उनको जता करके बता करके जाऊंगी। भाई यह तो आप बहुत ही गलत बात करेंगी। उसका भाई कहता है, अगर ऐसा करती हैं तब तो आप बहुत ही गलत बात कर रही हैं, क्योंकि कानून, अरे फिर वही कानून वानून कहे जाते हो। क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? मतलब जितने भी कानून हैं वो केवल शासन की बातें ही मानते हैं क्या? क्या उनको केवल शासन का पालन करना ही कानून है क्या?
कुछ मोहब्बत, मुरोवत, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते, ठीक है। कुछ मोहब्बत के भी होते हैं, कुछ मुरोवत, साहस के भी होते हैं, आत्मीयत, मनुष्यता भी उसमें होती है, कुछ ईमानदारी भी उसमें होती है। आखिर कस्टम वाले भी इंसान ही होते हैं। आखिर कस्टम वाले भी कौन होते हैं? इंसान ही होते हैं। कस्टम वाले मतलब सीमा पर जो पुलिस होते हैं उनको बोला जाता है कस्टम पुलिस, जो सीमा पर क्या करते हैं? पैबंद होते हैं, निरीक्षण करते रहते हैं। और यही बात सफिया कहती है कि जो कस्टम वाले भी होते हैं वो क्या होते हैं? पुलिस होने के बावजूद हैं तो एक इंसान, कोई मशीन तो नहीं होते। हाँ, वे मशीन तो नहीं होते, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वे शायर भी नहीं होते। उनको तो अपनी ड्यूटी करनी होती है। सफिया का भाई कहता है कि ठीक है वो मशीन नहीं है, लेकिन आपके जैसे शायर भी नहीं है, मतलब आपके जैसे कवयित्री भी नहीं है कि उनको कविता करना आता हो। वो तो अपना ड्यूटी करते हैं, ये सारा काम उनको अपना ड्यूटी करना है। वो भावुकता में बहने वाले नहीं है। अरे बाबा, तो मैं कब कह रही हूँ कि वह ड्यूटी ना करें? एक तोहफा है, वह भी चंद पैसों का। शौक से देख लें, कोई सोना चांदी नहीं, स्मगल की हुई चीज नहीं, ब्लैक मार्केट का माल नहीं। सफिया साफ कह देती है कि मैं जो ले रही हूँ एक तोहफा है। क्या है? तो एक तोहफा है, लोगों के द्वारा दी गई या लोगों के लिए लाने के लिए कही गई, चंद पैसों का होगा अधिक से अधिक। अगर वो चाहते हैं तो शौक से देख लें, उसको इच्छानुसार देख लें। सोना चांदी नहीं है, स्मगल की हुई माने कोई चोरी की हुई चीज नहीं है, ना ही उसको ब्लैक मार्केट से लाया गया है, माने चोर बाजार से लाया गया है। अब आपसे कौन बहस करे? आप अदीब ठहरी, आप अदीब ठहरी। अदीब माने साहित्यकार। आप एक साहित्यकार हैं और सभी अदीबों का, जितने भी साहित्यकार लोग होते हैं, मतलब जो लेखक लोग होते हैं, कवि लोग होते हैं, थोड़ा सा उनका दिमाग जो होता है जरूर घुमा हुआ होता है। वैसे मैं आपको बताए देता हूँ कि आप ले नहीं जा पाएंगे और बदनामी मुफ्त में हम सबकी भी होगी। और इस बात को साफ हिदायत दे देता है कि आप इसको नहीं ले जा पाएंगे और ऊपर से क्या होगा? आपकी बदनाम भी होगी, आपके साथ हम सबकी बदनाम होगी। आखिर आप कस्टम वालों को कितना जानती हैं? उसका भाई ये भी पूछ लेता है कि कस्टम वालों के बारे में आपको कितनी जानकारी है जो आप हमारी बात नहीं मान रही हैं। उसने गुस्से से जवाब दिया, कस्टम वालों को जाने या ना जाने, पर हम इंसानों को थोड़ा सा जरूर जानते हैं। और रही दिमाग की बात, सो अगर सभी लोगों का दिमाग हम अदीबों की तरह घुमा हुआ होता तो यह दुनिया कुछ बेहतर ही जगह हो जाती भैया। सफिया कहती है कि हम साहित्यकारों के जैसे अगर सभी लोग सोचते तो दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाती। किसी के हृदय में क्या नहीं होता? नफरत नहीं होता, सब प्यार से देखते। और साहित्यकार लोग तो यही करते हैं, इसीलिए उनके जैसा सबका दिमाग घुमा होता तो और कितना अच्छा होता। मारे गुस्से से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वाद विवाद में सफिया को गुस्सा आ गई थी और गुस्सा के कारण उनके मन में आंसू भी निकलने लग गई थी। उसका भाई सिर हिलाकर चुप हो गया। अब बेचारा भाई है, समझाने का प्रयास किया पर दीदी तो समझने ही वाली नहीं है, तो वो अंततः हाँ में सहमति में सिर हिला करके चुप हो गया। अगले रोज 2 बजे दिन को उसे रवाना होना था। सुबह के लिए बहुत व्यस्त कार्यक्रम बन चुका था, क्योंकि दोपहर को रवाना होना था, इसलिए सुबह बहुत सारे कार्यक्रम उसको पूरे करने थे, बहुत सारे कार्य उसको पूर्ण करने थे, इसलिए उसे सारी पैकिंग रात को ही करनी थी। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके वह सामान बांधने लगी। इधर उधर फैली हुई चीजें धीरे धीरे सिमट कर सूटकेस और बिस्तर बंद में चली गई। इधर उधर जो सामान रखी गई थी, चित्र में दिखाया भी गया है,
इधर उधर जो सामान रखी गई थी, कुछ को तो उन्होंने सूटकेस के अंदर रखा, कुछ को उसने अपने बिस्तर के अंदर कर दिया, बिस्तर बंद कर दिया। सिर्फ दो चीजें रह गई, एक तो वह छोटी सी टोकरी जिसमें कीनू थी। क्या थे? कीनू एक प्रकार का फल होता है जो हमारे मौसम्बी की तरह होता है। भारत में जो मौसम्बी मिलते हैं उसी की तरह होता है, उसको कीनू बोला जाता है। ठीक है, जो पाकिस्तान में बहुत मात्रा में मिलता है। सूटकेस और बिस्तर बंद में चली गई, सिर्फ दो चीजें रह गई, एक तो वह छोटी सी टोकरी जिसमें कीनू थे, एक दोस्त का तोहफा। संतरे और माल्टे को मिलाकर पैदा किया गया फल। ये क्या होता है? दो फलों को मिला करके, एक तो संतरा और दूसरा माल्टा, दोनों का मिला जुला क्या है? सम्मिश्रण है। माल्टे की तरह रंगीन और मीठा, संतरे की तरह नाजुक, और दूसरी थी वह नमक की पुड़िया। अब तक सफिया का गुस्सा उतर चुका था। सामान पैक करते समय अब देर हो गई थी और सफिया का गुस्सा भी अब जा चुका था। भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी। उस समय वो भावुक हो गई थी, इसीलिए भाई के साथ उसने विवाद कर लिया। लेकिन अब भावना उड़ चुकी थी और धीरे धीरे बुद्धि सवार हो चुका था। बुद्धि से वह सोचने का प्रयास करने लगी। नमक की पुड़िया ले तो जानी है, पर कैसे? अच्छा, अगर इसे हाथ में ले लें और कस्टम वालों के सामने सबसे पहले इसी को रख दें। लेकिन अगर कस्टम वालों ने न जाने दिया तो मजबूरी है, छोड़ देंगे। वो अपने आप में सोच रही है कि नमक की ये जो पुड़िया है उसको कैसे ले जाएं। वो सोचती है कि कस्टम वालों को उनके आंखों के सामने में रख करके दिखा दें, लेना तो भी है। लेकिन फिर उस वायदे का क्या होगा जो हमने अपनी माँ से किया था? वो यह भी सोचती है कि अगर कस्टम वाले ले जाने के लिए नहीं देते हैं तो वहीं पे छोड़ देंगे, नमक ही तो है। फिर सोचती है फिर उस माँ का क्या होगा जिस माँ को उन्होंने क्या किया था? वायदा किया था कि उनके लिए वो क्या करेंगे, जो उन्होंने इच्छा जाहिर की है उसे ला देंगे कह करके। फिर वायदा करके झुठलाने की क्या मायने? जान देकर भी वायदा पूरा करना होगा, क्योंकि वादा करके झुठलाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। इसलिए क्या करेंगे? भले ही जान चली जाए लेकिन वादा तो पूर्ण करना ही पड़ेगा। मगर कैसे? अच्छा, अगर इसे किनुओं की टोकरी में सबसे नीचे रख लिया जाए तो इतने किनुओं के ढेर में भला कौन इसे देखेगा? वो ये सोचती है कि उसके पास जो किनु की टोकरी है, टोकरी के सबसे नीचे रख करके उसके ऊपर में किनुओं को रख दिया जाए तो कौन जान पाएगा? उसे कोई देख भी नहीं पाएगा। और अगर देख लिया, नहीं जी, फलों की टोकरियां तो आते वक्त भी किसी की नहीं देखी जा रही थी। उसने याद किया कि कोई देख लिया तो अंतर्मन से एक आवाज आई। पहले सोचती है कि किनु की टोकरी को कौन देखेगा, फिर अंतर्मन से आवाज आती है कि अगर देख लिया तो। फिर याद करती है कि जिस समय वो पाकिस्तान आ रही थी, कुछ लोग टोकरी लेकर के आ रहे थे फलों की, उनका तो कोई जांच नहीं करता था। उधर से केले और इधर से किनु सभी ला रहे थे। भारत से बाकी लोग क्या ला रहे थे? केले ला रहे थे, और पाकिस्तान से किनु लेकर के जा रहे थे। किसी का तो कोई देख नहीं रहा था। यही ठीक है, फिर देखा जाएगा। सोचती है कि ये ठीक रहेगा, अगर कुछ होता है तो फिर देखा जाएगा। उसने किनु कालीन पर उलट दिए, टोकरी खाली की और नमक की पुड़िया उठाकर टोकरी की तह में रख दी। इसके पश्चात उन्होंने क्या किया? टोकरी को खाली कर दिया, जो किनु था नीचे रख दिया और उसके ऊपर में वह पुड़िया नमक का रखा जो उसके तह में रख दिया। एक बार झांक कर उसने पुड़िया को देखा और उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसने अपनी किसी प्यारे को कब्र की गहराई में उतार दिया। जिस समय वो किनु के नीचे नमक की पुड़िया को रख रही थी, उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि अपने किसी प्यारे चीज को वो जमीन के अंदर रख रही है, गड्ढे खोद करके उसको दबा रही है। क्योंकि ये नमक
क्या था, नमक में उसका हृदय घुला हुआ था, जिन्हें वह अपने बचपन में अम्मा से सुना करती थी। कुछ देर उकड़ू बैठी वह पुड़िया को तपती रही। कुछ देर तो उकड़ू बैठ करके, माने दोनों घुटनों को मोड़ करके बैठ गई और उसे कुछ देर तक देखती रही और उन कहानियों को याद करती रही जिन्हें वह अपने बचपन में अम्मा से सुना करती। कुछ कहानी उसे याद आ गई जो बचपन में अपनी अम्मा से सुनती थी, जिनमें शहजादा अपनी रान चीरकर हीरा छिपा लेता था। उस कहानी में एक शहजादा होता था, एक राजकुमार होता था और राजकुमारी के लिए वो हीरा क्या करता था, अपनी रान को चीर कर, अपनी जंघा को चीर कर उसके अंदर हीरा को छुपा लेता था और ले जाता था। तो अपनी रान चीर कर हीरा छिपा लेता था और देवों, खौफनाक भूतों तथा राक्षसों के सामने से होता हुआ सरहदों से गुजर जाता था। उस जमाने में ऐसी कोई तरकीब नहीं हो सकती थी, वरना वह अपना दिल चीरकर उसमें नमक छिपा लेती। वो सोचती है कि काश उसके जमाने में भी कोई ऐसी तरकीब होती तो वो क्या करती, नमक को अपने दिल चीर करके उसमें छुपा लेती और ले जाती। उसने एक आह भरी, जब कोई विचार नहीं आ रहा था तो एक आह भरी। फिर वह किनुओं को एक एक करके टोकरी में रखने लगी। फिर किनुओं को जैसे उन्होंने कालीन पर बिछाया था एक एक करके टोकरी में पुनः रखने लगी। पुड़िया के इधर उधर आसपास और फिर ऊपर, यहाँ तक कि वह बिल्कुल छिप गई। आश्वस्त होकर उसने हाथ झाड़े, सूटकेस पलंग के नीचे खिसकाया, टोकरी उठाकर पलंग के सिरहाने रखी और लेट कर दोहर ओढ़ ली। लेट करके उसने क्या कर लिया, रजाई ओढ़ लिया और फिर सो गई। रात को तकरीबन 1:30 बजे थे। रात को 1:30 बजने को जा रहे थे। मार्च महीना था और मार्च की सुहानी हवा खिड़की की जाली से आ रही थी। जहाँ वो सोई हुई थी वहाँ एक खिड़की भी थी और उस खिड़की की जाली से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। बाहर चांदनी साफ और ठंडी थी। बाहर देखा जाए तो चांदनी रात थी जो एकदम साफ दिखाई दे रही थी। हवा भी ठंडी चल रही थी। खिड़की के करीब लगा चंपा का एक घना दरख्त, दरख्त मतलब शाखा, चंपा के पौधों की एक शाखा खिड़की के सामने की दीवार पर पत्तियों के अक्स लहरा रहा था। पत्तियों का क्या लहरा रहा था, अक्स, उनका प्रतिबिंब लहरा रहा था। कभी किसी तरफ से तो किसी की दबी हुई खांसी की आवाज, दूर से किसी कुत्ते के भौंकने या रोने की आवाज, चौकीदार के सीटी और फिर सन्नाटा। यह पाकिस्तान था। उसने देखा, अलग अलग दृश्यों को देखा। वहां पर उसने किसी के खांसने की आहट सुनी, एक कुत्ते के भौंकने और रोने की आवाज भी सुनाई दिया, चौकीदार के सीटी की आवाज सुनाई दी और फिर पूरी तरह से वातावरण क्या हो गया, सन्नाटा में बदल गया। उसने क्या देखा कि वो पाकिस्तान को देख रही है। यह सब कुछ क्या था, तो सपना था जो सपिया देखे जा रही थी। आगे कल देखिए।